हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस को। इसी प्रोसेस में हम लोग शुरू कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज में इसका रोल। मान लो कि कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y जो है वो x का फंक्शन है, x के चेंज के कारण y में भी चेंज होगा। सपोज करो x में एक बहुत छोटा सा चेंज डेल्टा x हुआ और उसमें y में इसके कारण एक करस्पॉन्डिंग चेंज हो गया y डेल्टा y। तो हम लोग डेल्टा y और डेल्टा x के रेशियो को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो चेंज है ना, ये चेंज बहुत छोटा हो, कहने का मतलब कि डेल्टा x जो हो वो बहुत छोटा सा चेंज हो, अप्रोचिंग टू जीरो हो, तो उस केस में डेल्टा y और डेल्टा x का जो रेशियो होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण में। इंस्टेंट मतलब क्षण का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर एक्स है तो एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, अगर हम लोग टाइम से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ। इसको सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब ये जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब हुआ किसी खास क्षण में, किसी खास समय में, इंस्टेंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसी को हम लोगों ने डिफाइन किया था डेरिवेटिव के रूप में, तो ये कहलाया डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि अगर हम कहीं लिखते हैं और सिंबॉलिकली इसको सिंबल में लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जैसा आपको अच्छे से पता है, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कहीं लिखते हैं तो हम फील करते हैं इसका मतलब कि इट इज रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज तो है ही इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन ये जो रेट ऑफ चेंज है वो किसी इंस्टेंट पर है, किसी खास क्षण में है, मतलब एक्स में बहुत छोटे चेंज के लिए है, एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो इसका हम लोग ये यूज करेंगे डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज समझने के लिए। एक बात और इससे कनेक्टेड हम लोग समझ लें, रिकॉल कर लें पहले की पढ़ाई को। देखिए, अगर कभी कोई एक फंक्शन है तो इस फंक्शन के किसी पॉइंट, मान लीजिए कि ए पर अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो टेंजेंट का, ये मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है टेंजेंट का, मान लीजिए इसको यूजुअली लोग साई पढ़ते हैं, मैं यहाँ थीटा लिख रहा हूँ, तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो हम इसको tan थीटा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, ये हम लोगों का प्रायर नॉलेज था। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हम लोग जो बार बार बोलते चले आ रहे हैं, तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट हुआ, इसको हम लोग कहते हैं कि यही इस पॉइंट ए पर डेरिवेटिव होता है इस फंक्शन का एट पॉइंट ए। तो कहने का मतलब कि ये जो हम लोगों ने tan थीटा कहा, यही डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे चल करके हम लोग इसका यूज करेंगे, डेरिवेटिव पता करेंगे रेट ऑफ चेंज समझने के लिए, और कहीं कहीं पर हम लोग इससे स्लोप को समझेंगे, टेंजेंट को भी समझेंगे। मतलब इसका जो डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नॉर्मल एंड टेंजेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ केवल इन दो बातों को ध्यान रखना है, डी बाई डी एक्स वाई में एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज को किसी इंस्टेंट में, किसी क्षण में प्रेजेंट करता है, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है किसी गिवन पॉइंट पर उसके स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है, किसके, टेंजेंट के स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, रेट ऑफ चेंज में इतना काफी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके बाद हम लोग एक और, चूंकि ये बड़ा छोटा टॉपिक था, हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को भी इसमें इंक्लूड किया। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन हो, ग्राफिकली पहले मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मान लो कि ये एक
कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू लगातार बढ़ रहा हो, वैल्यू कैसे बढ़ रहा है, कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला कि इधर हम लोग x ले रहे हैं और इधर हम लोग ले रहे हैं फंक्शन का वैल्यू fx, जिसको y भी पढ़ सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि किसी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट 2 है, तो 2 पर ये जो हाइट होगा यही कहलाएगा f2 फंक्शन का वैल्यू। इसी तरह से अगर मान लो ये पॉइंट 4 है, तो इस पॉइंट 4 पर ये जो हाइट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा f4 को। तो इसका मतलब ये है कि आप साफ देख रहे हो कि 2 4 से कम है, 2 4 से कम है, और f2 भी f4 से कम है, मतलब इनपुट बढ़ा तो आउटपुट बढ़ा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, इसको हम लोग अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि if x1 is less than x2 implies that fx1 is also less than fx2। अगर ऐसा कुछ हो तो हम लोग कहते हैं कि अपना ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इसका दूसरा नाम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये इसका मतलब हुआ कि अगर x1 x2 से स्मॉलर है और फंक्शन का वैल्यू भी x1 पर कम है x2 से, तो इसका मतलब है कि सर्टेनली इसका वैल्यू बढ़ रहा हो। लेकिन अगर मान लो कि हम ये कहें कि x1 x2 से स्मॉलर है, लेकिन fx1 जो है इसका वैल्यू या तो क्लियरली fx2 से कम है या फिर उसके इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 2 पर जो वैल्यू है वही वैल्यू 4 पर भी हो, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई फंक्शन लगातार ऊपर की ओर चढ़ रहा हो या कोई फंक्शन एकदम कांस्टेंट फंक्शन हो, तभी ऐसा हो सकता है कि fx1 और fx2 इक्वल हो या फिर उससे स्मॉलर हो। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, f नाम का जो फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरे शब्दों में अगर आप कहो तो जब हम इंक्रीजिंग बोलते हैं तो अपना सेंस होता है नॉन डिक्रीजिंग, कम नहीं रहा है, या तो उतना ही है या बढ़ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि लगातार बढ़ रहा हो तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए ये सिचुएशन अगर हो तो हम लोग कहेंगे कि इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक इसका उल्टा अगर हम लोग कहें कि कोई फंक्शन ऐसा हो जो लगातार कम रहा हो, यहाँ पर जो वैल्यू है, मान लीजिए कि ये 2 पर इतना हाइट है, ये हो गया, इस हाइट को बोलेंगे f2। और अगर यहाँ पर लें, मान लो कि ये 4 पर है, तो इस हाइट को कहेंगे f4। तो साफ देख रहे हो कि 2 जो कि स्मॉलर था उस पर जो वैल्यू है, मतलब जो हाइट है, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, वो 4 पर जितना था उससे अधिक है। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मतलब कि अगर कोई दो नंबर हो x1 और x2, जिसमें x1 स्मॉलर हो, लेकिन हमको पता है कि fx1 जो है, मतलब फंक्शन का जो वैल्यू है, वो पहले वाले में अधिक है। जब कम रखा हमने 2 रखा तो ज्यादा आंसर था, 4 रखा तो कम आंसर था। एक एग्जांपल से समझ लो ना, बड़ा आसान काम है। मान लो कि कोई एक फंक्शन है हमारे पास 1/x+1। अगर मान लो कि इसमें f2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। अगर हम लोग f4 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। साफ साफ 1/3 जो है वो ग्रेटर है 1/5 से। तो हमने क्या देखा कि इनपुट 2 रखा जो कि लेस देन 4 है, तब भी वैल्यू देख रहे हैं कि अधिक है पहले वाले में। अगर ऐसा हो तो इस केस में हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन बेटा अगर मान लो इसमें हम लोग फिर से एक ऐसा फंक्शन लेते जो कि जिसका वैल्यू न कम रहा है न अधिक हो रहा है, उतना ही है, 2 पर उतना ही है जितना 4 पर है, ये फिर से कांस्टेंट फंक्शन होता। अगर ऐसा है कि जिसमें x1 x2 से कम है, मतलब 2 इनपुट करें या 4 करें, और इससे पता चल रहा हो कि fx1 जो है वो या तो अधिक है बाद वाले वैल्यू से या फिर उसके इक्वल है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इस वाले को हम लोग नाम देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन।
तो डिक्रीजिंग फंक्शन का सेंस हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन का सेंस हुआ, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग मतलब ये बढ़ नहीं रहा है, या तो कम रहा है या उतना ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो वही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया बेटा। मैं फिर से एक बार इनको कह दूं कि अगर मान लो कि x1 स्मॉलर है, इनपुट कम है तो वैल्यू कम है। अगर ऐसा हो, माने इनपुट बढ़ा देने से वैल्यू बढ़ जा रहा हो, सर्टेनली बढ़ जा रहा हो, तो हम कहेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर मान लो कि वैल्यू, अगर इनपुट कम है लेकिन वैल्यू जो है वो पहले वाले के मुकाबले वो जो है हम देख रहे हैं कि या तो कम है या इक्वल है, तो हम इसको कह सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग या इसको कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। और ठीक इसके उल्टे वाले सिचुएशन में देखें, अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन ऐसा हो कि जिसमें x1 जो कि स्मॉलर इनपुट है उसको डालने से अगर कोई बड़ा इनपुट डाल दिया तो वैल्यू जो है वो कम गया, अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर वैल्यू बढ़ा नहीं, या तो इक्वल है या बढ़ गया, ऐसा सिचुएशन है, तो हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, या इसका दूसरा नाम नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए यहाँ तक तो इसकी समझ थी, लेकिन अब हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग एक फिर से ग्राफ ड्रॉ कर करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन का है। आप इसमें जरा सा देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्लोप होगा मतलब tan थीटा, यही इस पॉइंट पर डेरिवेटिव होता है, dy बाई dx होता है एट पॉइंट दिस। मान लो इस पॉइंट का नाम ए रखा, तो एट ए। इसी तरह से अगर कोई दूसरा पॉइंट अगर हम लोगों ने ले रखा है बी, तो यहाँ पर जो टेंजेंट है इसके लिए अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अल्फा रख दिया, तो यहाँ tan अल्फा जो कि टेंजेंट का स्लोप हुआ, ये यही डेरिवेटिव कहलाया इस पॉइंट पर एट पॉइंट बी। आप देखो इसमें किसी भी पॉइंट पर करके देखो तो tan थीटा या tan अल्फा ये सब का सब पॉजिटिव होगा, ये सब पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा बेटा? इसलिए पॉजिटिव होगा कि ये सारे एंगल एक्यूट एंगल है, थीटा और अल्फा ये सभी एक्यूट एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो अगर ये एक्यूट एंगल है तो होगा। तो इसका मतलब अगर हमको कभी इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करनी हो, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करनी हो मतलब x1 अगर लेस देन x2 हो, इनपुट किया और मालूम हुआ कि fx1 जो है उससे अधिक वैल्यू हो गया fx2, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस केस में इस पॉइंट पर जो हम लोग डेरिवेटिव पता करेंगे, जिस पॉइंट पर पता करना है हमको, अगर हम लोग डेरिवेटिव पता करेंगे तो जो डेरिवेटिव होगा, चलो dy बाई dx लिखा है तो वही लिख देते हैं, या f डैश x भी लिख सकते हैं। तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? इंक्रीजिंग फंक्शन में किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मान लो कि x1 और x2 पुट करने के बाद अपना जो वैल्यू है क्लियरली उससे, मतलब x2 अगर इनपुट किया तो क्लियरली जो वैल्यू है अपना वो इंक्रीजिंग ना होकर के इक्वल भी हो सकता है, तो इसका नाम दिया था हम लोगों ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसका नाम दिया था इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के केस में जो अपना फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह का फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। बेटा कांस्टेंट फंक्शन अगर है, मान लो f(x) इज इक्वल टू k, तो इसका डेरिवेटिव जब भी निकालोगे तो वो जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में dy बाई dx का जो वैल्यू होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। यही फंडा हम लोग आगे भी यूज करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है ए बी में और एफ डैश सी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंटरवल देखो यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है और यहाँ पर क्लोज, इससे चिंता नहीं करनी है। हम बात कर रहे हैं कि मान लो ए और बी के बीच में बात हो रही है, ए और बी के बीच में, तो इसके बीच के किसी भी पॉइंट की बात करेंगे। ओके, अगर मान लो कि यही सिचुएशन दूसरा वाला हो कि जिसमें कि एफ डैश सी या तो इक्वल है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन का मामला है, या फिर क्लियरली इंक्रीजिंग फंक्शन का मामला है, तो उसका नाम रखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से डिक्रीजिंग का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ग्राफ फिगर ड्रॉ करके।
मान लो ये फंक्शन देख रहे हो साफ साफ इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये इतना है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो कम है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब x1 अगर स्मॉलर है x2 से, लेकिन हमको मालूम हो रहा है कि fx1 का जो वैल्यू है वो अधिक है fx2 से, तो हम लोगों ने इसका नाम दिया था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का जो केस हुआ, इसमें अगर हम लोग चेक करके देखें डेरिवेटिव को, चलो डेरिवेटिव चेक करके देखते हैं। मान लो यहीं पर पता करें तो ये होगा अपना टेंजेंट, तो टेंजेंट ये होगा, तो यहाँ पर जो स्लोप जानने के लिए एंगल लेंगे वो इतना बड़ा होगा। अगर इसको थीटा नाम दे रहे हैं तो यहाँ पर क्लियरली थीटा जो है वो 90 डिग्री से अधिक है, 180 डिग्री से कम है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। कोई और पॉइंट लेकर के देखते हैं, मान लो कि इस पॉइंट की बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये जो टेंजेंट होगा इसके लिए फिर से देख रहे हो कि एंगल इतना बड़ा होगा, मान लो इसका नाम है अल्फा, तो यहाँ भी अल्फा हम लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर ये अल्फा और थीटा ये दोनों जो है बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें हमको मालूम है कि tan का वैल्यू निगेटिव होता है। इसका मतलब इस सिचुएशन में dy/dx जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये निगेटिव होगा। अगर कोई दूसरा सिचुएशन की बात कर लें, दूसरे सिचुएशन की बात कर लें, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग की बात कर लें, मान लो कि x1 x2 से स्मॉलर है, फंक्शन का जो वैल्यू है x1 पर x2 के वैल्यू से या तो अधिक है या कम है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब इक्वल टू का मतलब क्या, कि अपना जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन, मान लो कि कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो हमको मालूम है कि उसका डेरिवेटिव 0 होगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि dy/dx जो है वो या तो निगेटिव होगा या 0 होगा। यहाँ जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि कांस्टेंट फंक्शन मतलब f'=0 ये इंक्रीजिंग में भी हम देख रहे हैं और डिक्रीजिंग में भी देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं और इसमें भी देख रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो हम लोगों ने देखा कि अगर f'(0) है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर मान लो कि f'(<0) है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अपना क्वेश्चन इन्हीं 4 पॉइंट से बनेगा जो हम लोगों ने इस शीट पर लिखा है। ओके, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ हो तो एक बार और इसको देख लो। ओके, तो हम लोग सेशन यहाँ एंड करते हैं। हैव ए नाइस डे।